हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल। क्या आप भी शुरुआत से ही अपने नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ एम्स में बनना चाहते हैं और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए? तो ये वीडियो एंड सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो कैसे देख चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एनक्लेक्स, टारगेट हाई, पीआर यादव एंड और भी बुक है और अपने सिलेबस को कवर करना होगा और उससे एमसीक्यू निकालना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, जो कि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन इसके लिए, इसी टाइम को कम करने के लिए, आपको जर्नी को आसान बनाने के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूँ। और फंडामेंटल का वेटेज नॉर्सेट में नर्सिंग स्टाफ बनने के लिए बहुत ज़्यादा है इसका वेटेज। तो आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। एंड चलिए बिना आपके टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट इन नर्सिंग। देखिए, इस टॉपिक में आपको एमसीक्यू में मेनली ये ध्यान रखना है कि लीगल और इथिकल मतलब क्या सही क्या गलत, इसमें यही देखेंगे। लीगल लॉ आपको पता भी होगा। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट शुड बी डन इफ़ अ फीमेल एमएलसी पेशेंट इज बाउट टू हॉस्पिटल विथ नो फीमेल फिजिशियन अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन। तो एमएलसी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मेडिकल लीगल केस। और इसमें ये बोल रहा है कि क्या होना चाहिए जब एमएलसी केस आया फीमेल का, जैसे कि रेप वेप वाला या फिर ऐसा कुछ जो भी कंडीशन आता है हॉस्पिटल में फीमेल का, और अगर वहाँ पे फीमेल फिजिशियन अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा ये ऑप्शन है कि द पेशेंट शुड बी एग्जामिन बाय द मेल फिजिशियन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फीमेल फिजिशियन। बी है द पेशेंट शुड बी एग्जामिन बाय द मेल फिजिशियन विद अ फीमेल हेल्थ केयर वर्कर प्रेजेंट। द पेशेंट शुड बी सेंट टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल विथ अ फीमेल फिजिशियन। एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपको ये तो बोल रहा है कि पेशेंट का मतलब एग्जामिन मेल फिजिशियन से होना चाहिए क्योंकि नहीं है फीमेल अवेलेबल। और बी बोल रहा है कि पेशेंट का एग्जामिन होना चाहिए मेल फिजिशियन से विद अ फीमेल हेल्थ केयर वर्कर प्रेजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर होगा इसका बी, बिकॉज आप प्राइवेसी को लेकर या फिर एनीमा ही देना हो या फिर कुछ भी ऐसा कैथेटर भी लगाना हो तो मतलब ऐसा हॉस्पिटल का रूल रेगुलेशन है कि मेल का हो तो फीमेल तब कर सकती है जब उसके साथ एक मेल असिस्टेंट हो। और अगर वही केस फीमेल का हो तो अगर डॉक्टर जो है वो मेल है वो करेगा तब भी जब मतलब कोई नर्स हो या फिर कोई भी असिस्टेंट साथ में फीमेल होना चाहिए। ये हॉस्पिटल का रूल है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैल्यू इसेंशियल फॉर अ प्रोफेशनल नर्स। मतलब इनमें से कौन सा है जो प्रोफेशनल नर्स के लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो फर्स्ट है ह्यूमन डिग्निटी, एंड बी है डिपेंडेंसी, एंड सी है सोशल जस्टिस एंड इंटीग्रिटी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। बताते हैं क्यों। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है कि मानव शान या फिर जो भी हमारा आत्मविश्वास है ऐसा कुछ। एंड सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि समाज के लिए काम करना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि लोगों के लिए मतलब साथ में कोऑपरेट होकर काम करना। तो ये सब तो नर्स में होना चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी उतना मायने नहीं रखता, ये वैल्यूएबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर इसीलिए है बी। एंड थर्ड जो हमारा है आज का क्वेश्चन वो है द डॉक्ट्राइन ऑफ द इन्फॉर्मेंट कंसर्न डील विथ। देखिए, इसका डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, कि कंसेंट डील जो होना चाहिए वो क्या है। तो ये है फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टू द पेशेंट। बी है नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज। सी है पेशेंट कॉन्फिडेंटिलिटी और डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है। जैसे कोई डॉक्टर जब कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब होता है स्किन में कट करना। तो वैसा कुछ भी कट करना होता है तो आप हॉस्पिटल में देखे भी होंगे कि डॉक्टर जो है कंसल्ट लेते हैं। तो किससे लेते हैं ये पूछ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर है हमारा ए, कि फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट ऑफ द पेशेंट।
जो भी उसके डिस्क्लोज़र है या फिर 18 ईयर से ऊपर का पेशेंट है तो उसको जो भी उसके साथ होने वाला है मतलब इन्वेसिव प्रोसीजर वो उसको बताया जाएगा और उससे साइन लिया जाता है। और फिर देन इसके बाद क्वेश्चन है पेशेंट हुज लाइफ इज थ्रेटनेड एंड हु इज comatose is assumed to give what kind of consent for a life sustaining treatment। तो ये क्या बोल रहा है कि पेशेंट जब लाइफ मतलब उसका थ्रेटनेड कंडीशन में है और वो जो है वो कैमेटोज का मतलब होता है बेहोश, मतलब वो अनकॉन्शियस है और उसको मतलब कौन सा कंसेंट उसको देना चाहिए ताकि उसको लाइफ सस्टेन बचाया जा सके। तो ए है इन्फॉर्मेड, बी है इम्प्लाइड, सी है डायरेक्ट और डी है एक्सप्रेस्ड। देखिए उस कंडीशन में हम लोग इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, पेशेंट बेहोश है तो उसको भी नहीं मतलब ऐसा कंडीशन है कि इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं किसी को, और उसको इम्प्लाइड कंसेंट ये किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी, बिकॉज वो इम्प्लाइड का मतलब होता है बिना बताए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एंड इथिकल प्रिंसिपल, कि इनमें से कौन जो है वो इथिकल प्रिंसिपल नहीं है। और ये देख सकते हैं ये एम्स BBS SNO 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आप बस देखिए, आपको बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन में लाए और आइडिया होगा कि कैसा क्वेश्चन रहता है। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ऑटोनॉमी, बी है नन माल एफिशिएंस, सी है जस्टिस, डी है नन बेनिफिशेंस। तो सबसे पहले मैं आपको सभी का मतलब समझाती हूँ। इसका ऐसे राइट आंसर है डी। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि मतलब पेशेंट का सिद्धांत, जो भी वो पेशेंट का राइट है वो होता है। तो ये तो इथिकल प्रिंसिपल में आता है। नन माल एफिशिएंस का मतलब होता है कि जैसे माल एफिशिएंस का मतलब होता है हार्म करना, और नन माल एफिशिएंस का मतलब है कि पेशेंट को हार्म नहीं करना। तो ये भी इथिकल प्रिंसिपल में आता है। जस्टिस मतलब पेशेंट के लिए काम करना, उसके मतलब जो भी उसका राइट है उसके लिए। एंड डी है नन बेनिफिशेंस। बेनिफिशेंस का मतलब होता है कि पेशेंट के हित में काम करना, पेशेंट के लिए काम करना। तो नन का मतलब तो ऐसे हो गया कि पेशेंट के लिए काम नहीं करना, उसके भलाई के लिए काम नहीं करना। तो इसीलिए ये इथिकल प्रिंसिपल में नहीं आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फ्लोइंग एक्सेप्ट। इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल एथिकल में कौन जो है वो नहीं मतलब एक्सेप्ट है प्रिंसिपल इथिकल का। तो इसमें फर्स्ट है माल एफिशिएंस, बी है बेनिफिशेंस, सी है जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। तो देखिए आपको ये वाला भी क्वेश्चन में बताई, बेनिफिशेंस का मतलब होता है पेशेंट के हित में काम करना, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी जो भी पेशेंट का राइट है उसको रिस्पेक्ट करना, एंड सी है जस्टिस उसके लिए काम करना। लेकिन माल एफिशिएंस का मतलब होता है हार्म करना, और किसी को हार्म करना कैसे मतलब इथिकल में शामिल हो सकता है, इसलिए ये एक्सेप्ट है। इसका राइट आंसर है ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग डेंटोलॉजी एक्सेप्ट, मतलब कौन सा जो है वो डेंटोलॉजी के रिगार्डिंग है, एक को छोड़ के कौन एक्सेप्ट है। तो ए है कि फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, बी है इट इनकम्पासेस नेचुरल लॉ, सी है इट इनकॉपरेट्स ड्यूटीफुल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, डी है इट इज़ आल्सो नो एज फॉर्मेलिज्म। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, बिकॉज मतलब डेंटोलॉजी का कॉन्सिक्वेंस में काम करना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इनकम्पासेस नेचुरल लॉ हो सकता है, ये इनकॉर्पोरेट ड्यूटीफुल एक्शन करेगा इंडिविजुअल के साथ, एंड इट इज़ ऑल्सो नो फॉर्मेलिज, मतलब इसको मतलब फॉर्मोलिज के नाम से डेंटोलॉजी को जानते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नर्स इंटर द पेशेंट रूम फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन शी नोटिस दैट द पेशेंट फूड रिमेन्ड ऑन द टेबल हेल्पिंग द पेशेंट इन प्रोवाइडिंग फूड एंड देन एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इन द एक्ट ऑफ। देखिए ये क्या बोलना चाहता है कि जब नर्स जो है पेशेंट रूम में जाती है मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वह नोटिस करती है कि पेशेंट जो का फूड जो है वो रिमेन मतलब नहीं खाया है, बचा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, तो वो हेल्प करती है पेशेंट को, प्रोवाइड करती है फूड एंड एडमिनिस्टर करती है मेडिकेशन को। तो ये किस एक्ट के अंदर मतलब आता है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया है एम्स रायपुर
ग्रेड 2 2017 में। तो देखिए ए ऑप्शन है बेनिफिशेंस, बी है नन माल एफिशिएंस, सी है माल एफिशिएंस और डी है एम्पैथी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, इसलिए क्योंकि बेनिफिशेंस जो एक्ट है ना उसके अंदर आता है कि इसमें मतलब दया की भावना आती है, मर्सी आता है एंड मतलब पेशेंट के लिए काम करना, उसके हित के लिए काम करना, बिल्कुल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ये ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इथिकल प्रिंसिपल रेफर टू डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट। ये तो आपको खुद से भी आ जाएगा क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार बताई। बेनिफिशेंस, बी है नन माल एफिशिएंस, सी है ऑटोनॉमी, जस्टिस। तो इसको मैं देखिए इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि बताइए कि पेशेंट के लिए गुड काम करना बेनिफिशेंस के अंदर आता है। नन मालेफिशेंस के आता है कि मतलब उसको हार्म नहीं करना है एंड जो भी काम करना है बिना हार्म के। एंड ऑटोनॉमी में आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट का सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, जैसे होता है ना कि कोई पेशेंट मतलब बोलता है कि हमको ये प्रोसीजर नहीं करवाना है, इन्वेसिव मतलब चीरफाड़ नहीं करवाना है, तो उसके जो भी ये समझाया जाता है लेकिन तब भी नहीं माने तो उसको छोड़ दिया जाता है। उसके जो भी ऑटोनॉमी सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। और जस्टिस का मतलब होता है ट्रीट जो है इक्वेलिटी में होना चाहिए, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी पेशेंट के साथ समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्लिनिकल केस बेस भी क्वेश्चन इसमें है और इसमें सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स फेल टू एडमिनिस्टर करेक्ट मेडिकेशन टू द पेशेंट, दिस एक्शन इन नोन एज। ये बोल रहा है कि नर्स जो है वो फेल होती है एडमिनिस्टर करने में करेक्ट मेडिकेशन को, तो ये जो एक्शन है वो क्या है, तो ये है नेग्लिजेंस, बी है क्राइम, सी है टॉर्ट और डी है बैटरी। तो इसका राइट आंसर होगा ए निग्लिजेंस, क्योंकि जब एडमिनिस्टर करने में मेडिकेशन को फेल होती है ना उसको निग्लिजेंस बोला जाता है। और क्राइम का मतलब आप जानते भी होंगे कि बहुत बड़ा कोई अपराध करना है। बैटरी मतलब अनवांटेड टचिंग इंटेंशनल, मतलब पेशेंट को बिना बताए उसको पसंद नहीं है। और टॉर्ट का मतलब तो मतलब उसको परेशान करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज इंटरनेट। तो इसका आंसर मैं पहले भी आपको जो बताई, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको आ जाएगा कि मतलब जो इंटेंशनल टचिंग है पेशेंट को बिना उसे बताए हुए, मतलब जानबूझकर टच करना जो कि अच्छा टचिंग नहीं माना जाएगा, वो क्या है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है निग्लिजेंस, बी है क्राइम, सी है बैटरी एंड डी है माल प्रैक्टिस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि निग्लिजेंस तो वो मतलब करेक्ट मेडिकेशन नहीं देने वाला बोलते हैं। क्राइम का मतलब तो क्राइम बहुत बड़ा अपराध कोई उस तरह से करना। माल प्रैक्टिस का मतलब है कि उसको हार्म करना एकदम से, मतलब कुछ अजीब सा करके। एंड बैटरी मतलब इसका यही मतलब होता है, यहाँ पे BATTERY है, कंफ्यूज मत होइएगा। बैटरी का मतलब होता है अनवांटेड टचिंग। तो इसका राइट आंसर है सी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्यूनाइजेशन काउज पेन इन चाइल्ड बट इन इट विल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। विच ऑफ द फ्लोइंग इथिकल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हेयर। कि मतलब ये बोल रहा है कि इम्यूनाइजेशन जो है चाइल्ड को किया जाता है जो कि पेनफुल होता है, लेकिन वो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है डिजीज से उसको। और तो ये किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब इम्यूनाइजेशन है वो हार्मफुल होता है लेकिन पेशेंट के लिए है यूजफुल, तो उसको दिया जा रहा है। तो ए है जस्टिस, बी है बेनिफिशेंस और सी है नन मालिफिशेंस और डी है ऑटोनॉमी। तो जस्टिस का मतलब तो होता है कि मतलब पेशेंट के लिए काम करना, इक्वलिटी में काम करना।
नॉन मालेफिसेंस का मतलब होता है कि नो हार्म नहीं करना है पेशेंट को, लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब होता है पेशेंट का जो भी मतलब अपना राइट है। तो मालेफिसेंस नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हार्म तो थोड़ा सा हो रहा है, उसको पेन हो रहा है। और ये जस्टिस ऑटोनॉमी भी नहीं होगा। लेकिन बी बेनिफिसेंस का यही सिद्धांत है कि वो पेशेंट के लिए काम करता है, उसके लिए यूजफुल वो काम करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इथिकल प्रिंसिपल इन अ नर्सिंग इज डिफाइंड एज ट्रीटिंग ऑल पेशेंट फेयरली एंड इक्वलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि भाई इसे बोल रहा है कि कौन सा इथिकल प्रिंसिपल के थ्रू नर्स जो है वो ट्रीटमेंट देती है पेशेंट को एक जैसा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना भेदभाव के। तो ए है ऑटोनॉमी, बी है नॉन मालेफिसेंस, सी है बेनिफिसेंस, डी है जस्टिस। आप आई होप कि आप आंसर दे चुके होंगे, फिर मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा जस्टिस। यही है जो बिना डिस्क्रिमिनेशन को सभी पेशेंट को इक्वालिटी केयर नर्स को देना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि पेशेंट जो है वो मतलब ट्रीटमेंट लेने से रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है, तो ये क्या है? तो कॉमन लॉ, रिलीजन क्लाउज, स्टैट्यूटरी लॉ एंड नर्सिंग क्लाइंट एक्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारा कॉमन लॉ। ये कॉमन लॉ के थ्रू आता है कि रिफ्यूज करती है ट्रीटमेंट लेने से। देन हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नर्सेस बेस्ट लीगल सेफ गार्ड। कौन जो है वो नर्सेस के लिए सबसे अच्छा लीगल सेफ गार्ड माना जाता है? तो ये जो हमारा ऑप्शन है कलेक्टिव बार्गेनिंग, बी है कॉम्पिटेंट प्रैक्टिस, सी है रिटन एंड इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डी है पेशेंट एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा कॉम्पिटेंट प्रैक्टिस। कॉम्पिटेंट प्रैक्टिस का मतलब होता है स्किल्ड प्रैक्टिस, और जितना नर्स के पास प्रैक्टिस होगा उतना ही वो लीगल सेफ गार्ड है। इसीलिए हॉस्पिटल में नर्स का जो है वो प्रैक्टिस देखा जाता है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, कि द इंटेंशनल ऑफ अ नर्स टू डू नो हार्म टू द पेशेंट प्रोवाइडिंग केयर इज द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ। ये तो आपको पता ही होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ कौन सा इंटेंशनल नर्स जो कि नहीं हार्म करेगी, पेशेंट को प्रोवाइड करेगी, 21 इथिकल प्रिंसिपल में आता है। तो ए है बेनिफिसेंस, बी है जस्टिस, नॉन मालेफिसेंस और फेयरनेस। तो ये है नॉन मालेफिसेंस, उसको हार्म नहीं करना होता है, नो हार्म। मालेफिसेंस का मतलब होता है हार्म करना, मतलब चोट पहुंचाना, और नॉन मालेफिसेंस का मतलब होता है चोट नहीं पहुंचाना। अब क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको ये तो ध्यान देना ही है, आप मतलब अगर एक भी बार अगर गए हैं हॉस्पिटल में तो आपको ये सब सिनेरियो देखने को मिला होगा, और वही सबको ध्यान रखना होता है, और फंडामेंटल में नॉर्सेट में वो पूछा जाता है। तो देखिए क्या बोलता है, अ नर्स केसेस फॉर टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट विद द प्रोग्नोसिस ऑफ 6 months by providing physical, psychological, social and spiritual care for the patient, their family and other loved ones. What type of care is the nurse providing? एक क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा केयर मिलेगा टर्मिनली इल पेशेंट, कैंसर पेशेंट है वो, जो कि 6 month ही जिंदा रहने वाला है। टर्मिनली इल का मतलब आपको पता भी होगा कि उसको मतलब ये हो जाता है, डॉक्टर उसको बता देते हैं कि अभी ये मरने वाला है, कितना दिन में मरेगा, तो 6 month में मर जाएगा। और उसको जो नर्स प्रोवाइड करे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अब बस नर्स प्रोवाइड करती है, स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइड करती है। उसको मतलब जो केयर होता है वो जिंदा रखने के लिए नहीं किया जाता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट करके उसको और जिया जाए। उसका मेन पर्पस होता है कि अब 6 month ही जीने वाला है, तो इसको मतलब खुशी खुशी जी ले, और तब जाके ये अपना लास्ट जो भी फेज है जीवन का वो गुजारे। तो इस केयर को क्या बोलते हैं, ये ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए है रिस्पाइट केयर, बी है पैलेटिव केयर, सी है हॉस्पिस केयर और डी है एक्सटेंडेड केयर। तो ये जो केयर है उसको बोलते हैं हॉस्पिस केयर, क्योंकि ये हॉस्पिस केयर के अंदर ही आता है कि मतलब टर्मिनली इल को जो भी केयर दिया जाता है,
और केयर प्रोवाइड किया जाता है वो हॉस्पिस केयर के अंदर आता है। उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड फिजिकल एंड पेशेंट को भी और उसके फैमिली को भी दिया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड ऐसे ही आप पूरा MCQ सीरीज़ देख लीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी आपको कुछ मतलब नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में।